Hi guys, welcome to this another video on this chapter called as compounds containing nitrogen. So in the previous video we did discuss about what are the factors that affect the basicity of amines. So जहाँ तक हमने देखा है कि जनरली हमें लगता है कि जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जो है होते हैं नाइट्रोजन के आजू बाजू या नाइट्रोजन की जो डिग्री है वो एक तरह से कंट्रोल करती है कि जो रिएक्शन होगा, जो अमाइन होगा वो किस तरह का होगा, कितना स्ट्रांग होगा। तो उसे देखकर हमको लगता है कि टर्शियरी अमाइंस के अंदर नाइट्रोजन डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो वो जो है हाईली बेसिक होना चाहिए। पर हमने 2 एग्जांपल्स देखे, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन का एग्जांपल देखा और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस का एग्जांपल देखा। दोनों ही केसेस में वी डोंट हैव टर्शियरी अमाइन एज द मोस्ट बेसिक ग्रुप, राइट। सो बाद में हमने रियलाइज़ किया कि जब आप बेसिसिटी की बात करते हैं तो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आप नहीं बता सकते कि अमाइन कितना बेहतर होगा। तो उसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड हो जाते हैं, एक है आपका स्टरिक हिंडरेंस और एक है सॉल्वेशन। सो इन टोटल देयर आर 3 डिफरेंट फैक्टर्स दैट सॉर्ट ऑफ अफेक्ट द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। वन ऑफ देम इज ऑब्वियसली द इंडक्टिव इफेक्ट, सेकेंड इज सॉल्वेशन, and third is your steric hindrance. So all these effects together sort of decide whether a particular given amine would be highly basic or not, ठीक है। तो जैसे स्टरिक हिंड्रेंस में क्या होता है कि चलिए एक तरह से आप सोच सकते हैं कि टर्शियरी अमाइन है तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, तो प्लस आई की वजह से बेसिसिटी ज़्यादा होगी, पर साथ में इन अमाइंस का पानी में प्रोटोनेशन होता है। अब प्रोटोनेशन होता है तो H+ इसमें जाके बाइंड करता है, तो H+ जब बाइंड करता है तो जितना ज़्यादा वो स्टरिक हिंडरेंस फेस करेगा बल्कि ग्रुप्स की वजह से, उतना ही ज़्यादा प्रोटोनेशन की प्रोसेस स्लो होगी। तो आप टर्शियरी अमाइन में देखें तो 2 कंपीटिंग फैक्टर्स हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाते हैं बेसिसिटी को। प्लस आई वाला जो फैक्टर है वो अमाइंस को ज़्यादा बेसिक करता है। ऑन दी सेम साइड प्लस आई की वजह से, मतलब जो मिथाइल ग्रुप्स हैं उनकी वजह से जो स्टरिक हिंडरेंस आता है, जो बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आता है, वो एक तरह से आपके हाइड्रोजन को रिपेल भी करता है, राइट, या जो है उनको अटैच नहीं होने जाता, जल्दी प्रोटोनेट होने नहीं देता। दैट्स एन इश्यू दैट कम्स विद लॉट्स ऑफ बल्की ग्रुप्स लाइक मिथाइल। एंड ऑब्वियसली जब सॉल्वेशन की हम बात करते हैं तो जितना छोटा आयन होता है सॉल्वेशन उतना अच्छे से होता है। तो ये सारे फैक्टर्स को मिलाकर फाइनली हम जो है डिसाइड करते हैं कौन सा सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर बेस है, और जनरली उसमें सेकेंडरी अमाइन दोनों में ही जो है टॉप रैंक्स में आए हैं। तो अगर मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है तो सेकेंडरी अमाइन पहले नंबर पे, और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है तब भी जो है सेकेंडरी अमाइन पहले नंबर पे, राइट। सो कभी भी जब हम अमाइंस के बेसिसिटी की बात करेंगे, स्पेशली जब हम देखिए जहाँ तक गैस फेज का सवाल है, जहाँ तक गैस फेज का सवाल है, इट्स इंटरेस्टिंग टू कंसिडर दैट बाकी के जो फैक्टर्स हैं वो काम नहीं करते। इंडक्टिव इफेक्ट इज़ मोर देन इनफ टू सॉर्ट ऑफ गेट एन अमाइन जिसके अंदर आपको क्लियरली आप इस बेसिस पे बोल सकते हैं कि जिसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा आपका बेसिक होगा। बट द गेम चेंजेस कम्प्लीटली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस ऑफ अमाइंस इन एक्वस सॉल्यूशन, बिकॉज देन it's not just about the inductive effect only, there are also other effects that get involved, including the effect of solvation and steric hindrance. So those are pretty important factors that must be considered, right? अब इसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अराइल अमाइन और अल्काइल अमाइंस को। तो अल्काइल अमाइंस जो हैं जानते हैं एलिफेटिक अमाइंस होते हैं, वो ऑब्वियसली बेंजीन रिंग से ज़्यादा बेसिक होते हैं। बिकॉज जब बेसिसिटी की बात आए तो एक बात अपने जहन में क्लियर कर लीजिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि नाइट्रोजन के लोन पेयर देने की जो टेंडेंसी होती है उसी के बेसिस पे उसकी बेसिसिटी डिसाइड होती है। तो अगर कभी भी किसी नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में फंस जाता है या कॉन्जुगेशन में फंस जाता है तो दैट मेक्स दैट नाइट्रोजन अ वेरी पुअर बेस, राइट। सो आई एम सॉर्ट ऑफ रिपीटिंग दिस अगेन, इफ द लोन पेयर ऑफ द नाइट्रोजन गेट स्ट्रक ईदर इन रेजोनेंस और इन कंजुगेशन, इट मेक्स दैट पर्टिकुलर नाइट्रोजन अ वेरी पुअर बेस, राइट। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑब्वियसली जो NH2 पे लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में तो सीधी सी बात है वो इन्वॉल्व होगा, और इन्वॉल्व होने की वजह से जो लोन पेयर्स हैं वो डोनेट करने के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो आपके पास कितने ही लोन पेयर हों, अगर वो डोनेट करने के लिए अवेलेबल ना हो तो आपकी बेसिसिटी का कोई मतलब नहीं होता, ना ही आप बेस की तरह बिहेव कर पाएंगे।
So that's a pretty important point when we talk about basicity of aniline, right? So something you must always remember is that if the lone pairs get stuck in conjugation or resonance, that makes them a very poor base, right? So यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से नाइट्रोजन का जो लोन पेयर वो पार्टिसिपेट करता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियसली ये वाला जो कार्बन है उसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो बाहर निकल के इस साइड आएगा, राइट। अब इसको बैलेंस करने के लिए ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ से जो है डबल बॉन्ड गया तो आपका माइनस चार्ज जो है वो यहाँ पे आ जाता है। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज है, माइनस चार्ज, ये भी लोन पेयर लेकर जाएगा तो दो लोन पेयर हो जाएंगे, तो ये लोन पेयर यहीं पे छूट जाता है, तो ये C माइनस हुआ, ये C प्लस हुआ, तो अब C प्लस और C माइनस के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पे अगर माइनस चार्ज आया है तो ये जो डबल बॉन्ड है वो इसको जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे आएगा, तो ऑब्वियसली ऑलरेडी माइनस चार्ज हो तो यहाँ पे हमको C प्लस की ज़रूरत है, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे C प्लस मिलेगा, C प्लस और C माइनस के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। नाउ यू हैव अ माइनस चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर कार्बन। सो व्हाट यू सी इज एनिलीन इज एन एक्टिवेटिंग ग्रुप, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप, अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, और उसकी वजह से आप देख रहे हैं तो ऑर्थो पर और पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे ऑर्थो पे, फिर यहाँ पे पैरा पे, फिर यहाँ पे वापस से ऑर्थो पे, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, राइट। और मेटा पोजीशन पे ऐसा कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं आता, इसीलिए जो है एनिलीन को एक स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप माना जाता है, एंड इट इज़ हाईली ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, बिकॉज जहाँ पर जिस रीजन्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वहीं पर आपको जो है सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि अमाइन है उसको अटैच करते हैं बेंजीन रिंग के साथ, तो ऑब्वियसली जो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी है खास करके ऑर्थो और पैरा पोजीशन वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड वो बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन दिखाते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप इस एनिलीन का प्रोटोनेशन कर देते हैं तो एनिलीनियम आयन बनते हैं जिनके सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं। तो रेजोनेंस जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमने ये क्लियरली डिस्कस किया था कि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल्स टू मोर स्टेबिलिटी, ये बात तो क्लियर है, जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एनिलीन के 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ऑन दी अदर हैंड यू जस्ट हैव 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर द एनिलीनियम आयन एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, and because of which the anilinium ion is sort of less stable compared to the aniline ion। and दूसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखो तो NH3+ में नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे दिया है, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिस बिकम्स अ हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जितना आसानी से आपको एनिलीन के केस में ऑर्थो और पैरा पे सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है उतना यहाँ पे बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। सो मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्वल्स टू मोर स्टेबिलिटी, इसलिए ऑब्वियसली एनिलीन जो है वो एनिलीनियम से कहीं ज़्यादा स्टेबल है। Aniline is more stable than anilinium ions. Aniline and other aromatic amines would obviously be less basic than that of ammonia, ठीक है। सो अमोनिया के मुकाबले ऑब्वियसली एनिलीन और बाकी के जो एरोमेटिक अमाइंस हैं वो कम बेसिक होंगे। ग्रुप्स लाइक OCH3, CH3 इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनिलीन। तो देखिए एनिलीन्स हैं या फिर जिस तो इस तरह के अमाइंस हैं, एरोमेटिक अमाइंस हैं, उनकी बेसिसिटी दो लोग बढ़ाते हैं, 2 कैटेगरी के लोग बढ़ाते हैं। एक तो जो +M दिखाते हैं और दूसरे जो +I दिखाते हैं। ये दोनों ही ग्रुप जो हैं वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाते हैं नाइट्रोजन पे और उसकी वजह से बेसिसिटी भी बढ़ती है। तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। तो ग्रुप्स लाइक OCH3 एंड CH3 इंक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन, एनिलीन खास करके, एंड ग्रुप्स लाइक NO2, SO3, COOH दे डिक्रीज द बेसिसिटी। सीधी सी बात है, ये सब -I और -M वाले ग्रुप हैं, तो +M और अगर +I बेसिसिटी बढ़ा रहे हैं तो सीधी सी बात है -M और -I बेसिसिटी कम करेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बेसिसिटी ऑफ अमाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -I। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लीस्ट बेसिक ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट्स हैं वो नेग्लेक्ट कर देना है अगर आपका जो सब्स्टिट्यूशन है एनिलीन में वो ऑर्थो पोजीशन पे। इसे ऑर्थो इफेक्ट कहा जाता है, जिसके तहत बेंजोइक एसिड और एनिलीन में ये चीज़ ऑब्जर्व करने को मिलती है कि अगर ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप है तो उसकी वजह से एसिड्स की एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है और बेस की बेसिसिटी बहुत कम हो जाती है, राइट। तो अगर बेंजोइक एसिड में ऑर्थो पे कुछ भी आता है तो उससे उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर एनिलीन में कुछ भी ऑर्थो पोजीशन पे आता है तो उससे उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज ऑर्थो इफेक्ट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ट्रेंड्स को लेकर आते हैं।
तो अगर आपको ये ऑर्थो इफेक्ट उस समय क्लिक नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आप गलत ट्रेंड टिक करके आओगे, बिकॉज आपको लगेगा कि चलो एसिड है फॉर एग्जांपल और उसके ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिटी कम करना चाहिए, बट ऑन दी कॉन्ट्ररी द प्रेजेंस ऑफ एनी ग्रुप एट द ऑर्थो पोजीशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड। सो ये जो ऑर्थो इफेक्ट है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं असाइलेशन की। तो असाइलेशन का मतलब आप जानते हैं कि असाइलेशन के अंदर आप जो है असाइल ग्रुप ऐड करते हैं, एंड ऑब्वियसली जो आप यूज़ करते हैं दैट इज फ्रीडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन। एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस रिएक्ट विद असाइल क्लोराइड एस्टर एंड एनहाइड्राइड बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन और सेकेंडरी अमाइन के साथ कौन कौन रिएक्ट करता है? तो असाइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, ईस्टर और एनहाइड्राइड। कौन से मैकेनिज्म से? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। असाइल ग्रुप रिप्लेसेस द H of the NH2. दिस इज द रीजन वाई टर्शरी अमाइंस डू नॉट शो दिस रिएक्शन, बिकॉज टर्शरी अमाइन में हाइड्रोजन होता ही नहीं है, सारे के सारे जो है आपके अल्काइल ग्रुप होते हैं। और असाइलेशन कैसे काम करता है? तो असाइल ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। तो अगर आप रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन है ही नहीं तो आप खुद सोच सकते हैं रिएक्शन कहाँ से होगा, राइट? दैट्स वाई जो टर्शरी अमाइंस होते हैं वो इस तरह के रिएक्शन शो नहीं करते, बिकॉज दे डोंट हैव एनी हाइड्रोजन टू लूज। प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय असाइलेशन आर कॉल्ड एज अमाइड्स। तो असाइलेशन से जो प्रोडक्ट हमको मिलता है उसको हम अमाइड कहते हैं। सो रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ बेस स्ट्रॉन्गर देन एनिलीन। तो असाइलेशन करने के लिए आपके पास जो बेस आप ले रहे हैं वो एनिलीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। pyridine base is used which removes HCl so formed and shifts the equilibrium on the right hand side। इस रिएक्शन के दौरान जो भी HCl बनता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए pyridine का इस्तेमाल होता है। तो आप अगर ध्यान से यहाँ पे देखें सो एन इथाइल इथेन अमाइन जो है, एन इथाइल इथेन अमाइन जो है वो उसका जो लोन पेयर है, राइट, वो रिएक्ट करता है, ठीक है। और एक तरह से यहाँ पे जो कार्बन है, ये जो CO ग्रुप है, ये वाला कार्बन, ये सीधा जाके यहाँ पे अटैच हो जाता है, एंड व्हाट यू गेट इज एन डाइथाइल इथेनामाइड, ठीक है। बेंजामाइन का भी इस तरह से जो है असाइलेशन हम करवा सकते हैं। अमाइंस ऑल्सो रिएक्ट विद द बेंजोइल क्लोराइड्स टू फॉर्म बेंजोइलेशन रिएक्शन। तो ये आपका मिथेन अमाइन है, उसको अगर बेंजोइल क्लोराइड से आप रिएक्ट करेंगे तो एन मिथाइल बेंजेनामाइड मिलेगा, राइट। दे फॉर्म सॉल्ट्स विद द अमाइंस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। अब अगला रिएक्शन जो है कार्बाइल अमाइन है, ठीक है, जो कि कार्बाइल अमाइन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर प्राइमरी अमाइन के साथ जो है रिएक्शन होता है क्लोरोफॉर्म का और अल्कली का KOH का, और प्रोडक्ट में आपको आइसोसाइनाइड मिलता है जिसकी ऑब्वियसली बहुत गंदी स्मेल होती है, और जो नंबर ऑफ कार्बन्स होते हैं वो सेम होते हैं। बट दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स ऑल्सो अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस। प्राइमरी अमाइंस के अलावा जो दूसरे अमाइंस है वो ये रिएक्शन नहीं दिखाते, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। और याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप रिएजेंट्स याद रखते हैं कि कौन से रिएजेंट से क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो आपका जो काम है बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसी तरह से जैसे ही अगर आप क्लोरोफॉर्म और KOH देखें तुरंत समझ जाइएगा कि दे आर टॉकिंग अबाउट कार्बाइल अमाइन टेस्ट। सो एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमाइंस ओनली प्राइमरी व्हेन हीटेड विद क्लोरोफॉर्म, इथेनॉलिक KOH, आइसोसाइनाइड्स और कार्बाइल अमाइन आर फॉर्म। तो आइसोसाइनाइड मिलते हैं और उन्हें कार्बाइल अमाइन भी कहते हैं। फाउल स्मेलिंग केमिकल्स, तो ये आपका जो है प्राइमरी अमाइन क्लोरोफॉर्म KOH, दिस विल गिव यू एन आइसोसाइनाइड KCl एंड वाटर। तो ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कई बार कार्बाइल अमाइन टेस्ट को लेकर सिंपल क्वेश्चंस आए हैं, बहुत ही आसान होते हैं। प्रोडक्ट आपको गैस करना होता है, रिएक्टेंट दिया होता है, तो आप जानते हैं क्या करना है। NC जो NH2 वाला ग्रुप है उसको हटा के वहाँ पे NC डाल देना है। दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग इन केस ऑफ कार्बाइल अमाइन टेस्ट। और एक और तरीका है जो हमने पहले लिखा था, अगर आपको याद हो तो, आइसोसाइनाइड बनाने का। तो अगर आप KCN से रिएक्ट करते हैं तो साइनाइड ऐड होता है, और अगर आप AgCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आइसोसाइनाइड ऐड होगा। प्राइमरी अमाइंस रिएक्ट विद HNO2 to form highly unstable diazonium salts. The salts decompose to release N2 and form alcohols. So अब हम बात कर रहे हैं कि नाइट्रस एसिड के साथ
जो है रिएक्शन करवाने पे क्या होता है। तो अगर आप प्राइमरी अमाइन का नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बेंजीन जो है अल्काइल डायजोनियम सॉल्ट बनता है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। उसका हाइड्रोलिसिस होने पे तुरंत आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, अल्कोहल, नाइट्रोजन गैस और HCl। क्वांटिटेटिव इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन इज यूज इन एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो अगर आपको पता हो तो प्रोटीन्स जो है उनकी जो प्योरिटी है, ऐसी चीज़ों की प्योरिटी जैसे दूध है, तो दूध के केस में ही जो उसकी प्योरिटी है वो मेजर की जाती है कि उसके अंदर कितना प्रोटीन है। प्रोटीन मेजर हुआ होता है कि उसके अंदर कितना अमीनो एसिड का कंटेंट है, और एट दी एंड अमीनो एसिड में सबसे इंपॉर्टेंट जो खास चीज़ होती है वो नाइट्रोजन। तो कितना नाइट्रोजन अल्टीमेटली उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपने कोई चीज़ ली है जिसके अंदर प्रोटीन का सोर्स जो है एक ही है या नाइट्रोजन का सोर्स एक ही है, तो ऐसे केसेस में जो भी नाइट्रोजन की मात्रा आपको मिलेगी आप उससे समझ सकते हैं कि वो अमीनो एसिड से आई होगी, प्रोटीन से आई होगी। तो इन शॉर्ट आप प्रोटीन कंटेंट पता कर सकते हैं किसी भी चीज़ का। और मैंने आपको चाइना वाले कंट्रोवर्सी के बारे में बताया था कि क्या हुआ था कि चाइना में मिल्क पाउडर में जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए मेलामाइन डाला गया था। तो मेलामाइन में भी NH2 ग्रुप आता है। तो जब आप टेस्ट करते हो तो आपको पता नहीं चलता कि ये जो प्रोटीन कंटेंट इतना हाई दिखा रहा है दूध का, वो रियल है या फिर इट इज़ बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ समथिंग एल्स। बट बाद में जब बच्चों में किडनी फेलियर्स वगैरह हुए या दूसरे इश्यूज़ हुए, तब चाइना टू रियली इंपॉर्टेंट स्टेप्स एंड बहुत बड़े पैमाने पे लोगों को सज़ा मिली थी, सज़ाए मौत भी कई लोगों को मिली थी। सो दे वर प्रीटी स्ट्रिक्ट, और पूरा बिजनेस ख़त्म कर दिया था इन कंपनीज़ का जो ये प्रोडक्ट्स बेचने में इन्वॉल्व थी। एंड एज आई सेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया ऑफ देम वॉज टू फूल द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बाय एडिंग लॉट्स ऑफ मेलामाइन विच ऑल्सो हैज अमाइन ग्रुप लाइक अमीनो एसिड्स। तो एट द एंड जब आप टेस्ट करते हैं प्रोटीन कॉन्टेंट नाइट्रोजन के बेसिस पे, तो अगर आपने कोई और भी इम्प्योरिटी डाली जिसके अंदर नाइट्रोजन है तो आप एक तरह से बेवकूफ़ बना सकते हैं। तो सेम चीज़ उन्होंने कोशिश की, बट एंड इट वॉज हैड अ वेरी बैड फेट। Aromatic amines react with nitrous acid at low temperature to form the diazonium salts, a very important class of compound used for the synthesis of variety of aromatic compounds. So aromatic amines react with nitrous acid के साथ अमीनो aromatic amines react करते हैं और बहुत ही अनस्टेबल सॉल्ट बनाते हैं। इसीलिए तापमान कम रखा जाता है, बिकॉज थोड़ा सा भी तापमान आप ज़्यादा रखेंगे तो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। पर वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने के लिए। तो ये जो चीज़ जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका नाम है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इट्स कॉल्ड एज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो एनिलीन का रिएक्शन आप NaNO2 और HCl के प्रेजेंस में कर रहे हैं तो NH2 वाला जो ग्रुप है वो पूरा कन्वर्ट हो जाता है N2+ और Cl- में, और इस पर्टिकुलर ग्रुप को ही हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बोलते हैं। देखिए, एजो का मतलब है नाइट्रोजन के जो बॉन्ड होते हैं उनको हम एजो बोलते हैं, राइट। सो बाय राइटिंग दिस व्हाट यू गेट इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। Secondary and tertiary amines react with the nitrous acid in a different manner. Now this is very important कि आपको अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट नाइट्रस एसिड के साथ से प्राइमरी अल्कोहल देते हैं। बाकी की जो अल्कोहल हैं वो आपको नाइट्रस एसिड के साथ जो है ये पर्टिकुलर चीज़ नहीं दे सकते। रिएक्शन विद अराइल सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड विच इज़ ऑल्सो नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पता करने के लिए कि आपको जो अमाइंस दिए हैं उनकी डिग्री क्या है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट टू determine this. Reaction of benzene sulfonyl chloride with the primary amines yield N-ethyl benzene sulfonyl amide, right. So that's what you get after you do substitution with benzene sulfonyl chloride. तो ये benzene sulfonyl chloride है, ये इस तरह से अमाइन के साथ रिएक्ट करता है। The hydrogen attached to the nitrogen in the hydrogen attached to the nitrogen in sulfonamide is strongly acidic due to the presence of strong electron withdrawing sulfonyl groups, right. So हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, बिकॉज उसका जो बॉन्ड है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा पोलर हो जाता है बिकॉज ऑफ जो सल्फोनिल ग्रुप है, क्योंकि वो ग्रुप अपने आप में हाईली पोलर है। सो वंस यू रिएक्ट व्हाट यू गेट इज N डाइथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। N diethyl benzene sulfonamide does not contain any hydrogen atom to the N atom. It is therefore not acidic and hence insoluble in alkali. Tertiary amines do not react with benzene sulfonyl chloride. This is why this method is used to separate mixture of amines, right. So obviously अगर हमारे पास कोई ऐसा रिएक्शन है जिसमें सिलेक्टिव रिएक्शंस होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन के, तो obviously we can use that reaction as a sample test also. It's pretty important.
So aniline is the resonance hybrid of 5 resonance structures. You know that ortho and para positions are of NH2 group become the center of high electronegativity. NH2 group is a ortho and para directing and highly activating group. And now we have a reaction where we're doing bromination of aniline. So bromination को Br2 और H2 के फॉर्म में लेते हैं तो आपको मल्टीपल ये ब्रोमीन अलग अलग पोजीशन पे मिलते हैं ऑर्थो एंड पैरा. Due to the super high activating effect of NH2, it becomes difficult to prepare monosubstituted products. That is pretty important. So thank you so much for watching this video.